फ्रिक्शन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक है स्टैटिक, दूसरा है काइनेटिक और तीसरा है रोलिंग। लेकिन वो रोलिंग फ्रिक्शन अभी फिलहाल तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। अगर लगा तो हम लोग रोटेशनल मोशन में उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेजर जो फ्रिक्शन है हमारा यहां पे वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा फोकस्ड है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा हम लोग यहां पे मानेंगे। अब ये टाइप कैसे हुए? अगर 2 सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन, 2 सरफेसेस के बीच में नो रिलेटिव मोशन, 2 सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और देयर एग्जिस्ट अ फोर्स पैरेलल टू सरफेस। ध्यान देना इस बात को। 2 सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है और फोर्स पैरेलल टू द सरफेस होना चाहिए। सुडो हो, इमेजिनरी हो, रियल हो, कैसा भी हो, लेकिन यहां पे फोर्स होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस टाइप ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? बहुत ही सिंपल है, इसके लिए एक ही कंडीशन है, रिलेटिव मोशन। तो अगर 2 सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है और फोर्स पैरेलल टू सरफेस है तो स्टैटिक, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहां पे मेरे पास एक बॉडी है और यहां पे ये सरफेस प्रेजेंट है। मान लो कि बॉडी 2 किलो की। चलो यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है क्या? हाँ। यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है क्या? नहीं, यहां पे कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, ध्यान दो, मैंने क्या बोला? इन दोनों में रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं सर, इन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है। इस सरफेस को कोई पैरेलल फोर्स है क्या? नहीं है, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। और रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहां पे दोनों के दोनों फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, चलो आगे का केस देखेंगे। सेम बॉडी मैंने ली, यहां पे देखो, यहां पे इधर, यहां पे 2 किलो है ना, इधर ध्यान दो, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यहां पे ये सरफेस भी मस्त 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। अब बोलो फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है? हाँ सर, अब मोशन है। मैंने मोशन के बारे में बात बोला था कि रिलेटिव मोशन के बारे में बोला था? मैंने रिलेटिव मोशन के बारे में बोला था। तो तुम्हें रिलेटिव मोशन यहां पे देखनी पड़ेगी। तो यहां पे दोनों के दोनों सरफेसेस 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो इनके आपस में इन्हें मोशन दिखाई देगी क्या? नहीं, यहां पे मोशन दिखाई नहीं देगी। तो यहां पे इन दोनों में आपस में मोशन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है क्या? नहीं। यहां पे सुडो फोर्स आएगा क्या? यहां पे सुडो फोर्स आएगा क्या? नहीं, क्योंकि सुडो फोर्स एक्सेलरेशन के बाद आता है। यहां पे कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पे देखो कि अगर मैंने ये सरफेस लिया और इस सरफेस के ऊपर मैंने ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से भेजी और यहां पे मैंने इसको 6 मीटर पर सेकंड से भेजा। अब बोलो इसमें फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है? हाँ सर, इसमें फ्रिक्शन है। अब इन दोनों में रिलेटिव मोशन है कि नहीं? पता नहीं। तो रिलेटिव मोशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करनी पड़ेगी मतलब रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले रेफरेंस लेना पड़ता है। तो रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सबसे बेसिक बात है, आ जाओ सरफेस पे बैठ जाओ।
कहाँ पे बैठ जाओ, सरफेस पे। तो चलो रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास हो गया ब्लॉक, है ना, ये ब्लॉक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, सरफेस। क्या हो गया, सरफेस। तो चलो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बोलो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, बोलो। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, वेक्टर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, सर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 10I। समझ में आया ना, 10I, I पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो आ जाओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। आइए सर, वेलोसिटी ऑफ सरफेस, सरफेस भी उधर जा रहा है, इसका मतलब कितना, 6I। अरे बराबर है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेटिव मोशन कैलकुलेट की। अब भी रिलेटिव मोशन नहीं कैलकुलेट की है, अब रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव मोशन कौन सी, कहां पे बैठे हो तुम लोग, सरफेस पे। तो यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अब आ गया रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। क्या सबके लिए क्लियर है, करेक्ट। तो चलो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना, 10I। आ जाओ, कितना आ गया, 10I। वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना, 6I। तो इसका मतलब कितना आ गया सर, 4I आ गया, करेक्ट। तो 4I आ गया, मतलब फ्रिक्शन 4I के डायरेक्शन में एक्ट होगा, हाँ गिना, नहीं। हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट क्या बोला कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो यहां पे रिलेटिव मोशन 4I जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन इस मोशन के डायरेक्शन में एक्ट होगा क्या, रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन में एक्ट होगा क्या, नहीं। इस रिलेटिव मोशन को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब इसके डायरेक्शन में कि इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। तो इस एग्जांपल से हम लोग सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने अभी तक चर्चा नहीं की है, मैं सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता सकते हो इस एग्जांपल से रिलेटेड। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो कहां पे है, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन बोलो कहां पे है, बोलो 4I के डायरेक्शन में क्या, नहीं, उसके अपोजिट। तो 4I के अपोजिट कौन सा वेक्टर आएगा, -I, -I। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई -I, बराबर। यूनिट वेक्टर लेना होता है डायरेक्शन के लिए, पूरा वेक्टर लेना नहीं होता है। तो उसका यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ I है, उसका अपोजिट, इसलिए -I। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे है, तो हम लोग कहां पे बैठे हैं, सरफेस पे। सरफेस पे बैठ रहे हैं तो किसकी मोशन देख रहे हैं, ब्लॉक की। तो फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक का आएगा, समझा। तो ये फ्रिक्शनल डायरेक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ब्लॉक के ऊपर आ गई। मैंने बोला था तुम लोगों ने किसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है, ब्लॉक की। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर आया, ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर का फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। अगर तुम लोग इसको उल्टा करते, अगर तुम लोग सरफेस की वेलोसिटी निकालते विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, और अगर तुम लोग ब्लॉक पे बैठ जाते तो सरफेस के ऊपर फोर्स आगे के डायरेक्शन में आता। इसका मतलब अगर तुम लोग ये रेफरेंस लेने से पहले, ये रेफरेंस लेने से अच्छा तुम लोग अगर ब्लॉक पे बैठ जाओगे तो ब्लॉक पे बैठने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा आगे के डायरेक्शन में आएगा। क्लियर। लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। यहां पे तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बतानी है। रेडी एवरीवन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये सरफेस है मेरे पास, चलो आ जाओ, ये सरफेस है। मान लो कि ये सरफेस 6I डायरेक्शन से इधर जा रहा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, चलो आ जाओ, ये ब्लॉक इधर जा रहा है और ब्लॉक की वेलोसिटी है 10J, करेक्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, सरफेस पे बैठ जाएं। ब्लॉक के ऊपर का फोर्स निकालना है ना, सरफेस पे बैठ जाएं। तो चलो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो ये हमारे पास ब्लॉक हो गया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, सर 10J। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस, चलो 6I। एवरीबॉडी क्लियर। चलो अब हमें रिलेटिव मोशन निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। चलो आ जाओ, कितना आ गया, velocity of block with respect to surface, that is velocity of block minus velocity of surface. velocity of block कितना, 10J,
वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना 6i, करेक्ट। ये आ गई रिलेटिव मोशन। क्या इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? चलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, तो इसका मतलब 100 प्लस 36, इसका मतलब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 136। नंबर को कॉन्सेंट्रेट मत करो, नंबर अच्छे आएंगे बुरे आएंगे हम लोग बाद में देख लेंगे, क्लियर। तो अब आ गया सर मैग्नीट्यूड भी आ गया सर, अब ये वेलोसिटी भी आ गई। तो चलो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया इस डायरेक्शन में ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला है, हम लोगों ने वेक्टर भी निकाला है। तो चलो आ जाओ 10j माइनस 6i स्क्वायर रूट ऑफ 136, चलो आ गया। तो इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन आई है। क्या आई है? रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन आई है। तो चलो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? अपोज करेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? बोलो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा कि अपोज? अपोज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी माइनस VBS। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो मैंने बोली, लेकिन ये फ्रिक्शन किसके ऊपर का है? सर आपने रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकाली है? मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक की निकाली है। अगर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक की निकाली है तो ये फ्रिक्शन ब्लॉक के ऊपर का है। अगर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी सरफेस की निकाली होती तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में आता और सरफेस के ऊपर आता। एवरीबॉडी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में चर्चा करी है। अब आगे हमारा टारगेट होगा कि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन को समझना बहुत जरूरी है। और ध्यान दो, ये लॉज तुमको मेरे साथ में लिखने हैं और मेरे साथ में अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन मतलब मैं दोनों लॉज यहां पे एक साथ कवर कर रहा हूं। तो यहां पे तुमको टेबल बनाना है, ठीक है ना। इधर मैं लिखूंगा स्टैटिक के लॉज और यहां पे मैं लिखूंगा काइनेटिक के लॉज। ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों सेक्शन, लॉज के दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टैटिक के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहला लॉ, स्टैटिक फ्रिक्शन या कोई भी फ्रिक्शन हो सरफेस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो यहां पे भी सेम है, सेम लॉ है, डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो फर्स्ट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ यहां पे कैसा है? independent of area of contact। और यहां पे भी अगर तुम लोग कंसिडर करो दो नंबर, independent on area of contact। अब इस सेकेंड लॉ को मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। दोनों का कॉमन एक्सप्लेनेशन होगा। यहां पे देख लो, यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है, कॉपर का बनाया हुआ ब्लॉक, अ ब्लॉक मेड अप ऑफ कॉपर। अब हम लोगों ने इस ब्लॉक को लिटा दिया, तो ऐसा रख दिया इस ब्लॉक को। दोनों भी कॉपर है, तो दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस सेम ही है। अब अगर तुम लोग यहां पे देखो तो यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट इधर और यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट इधर, तो सेकेंड वाले केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। तो इसमें बच्चा नेचुरली अज्यूम कर सकता है कि यहां पे कांटेक्ट ज्यादा है इसलिए सरफेस ज्यादा घिसेगा, तो यहां पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एरिया ऑफ कांटेक्ट छोटा हो या एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा, दोनों भी केस में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली सेम रहेगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट।
गॉट इट? तीसरा लॉ, खतरनाक अगर चीज बोली जाए तो यही है। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, हालांकि ये दोनों के दोनों लॉ सेम है। तीसरा लॉ, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जब भी चर्चा करी जाती है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में चर्चा करी जाती है, और इसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ये नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में चर्चा करी जाती है, एक्चुअल वैल्यू के बारे में चर्चा नहीं करी जाती। इसका मतलब यहां पे ये जो लॉ लिखा गया है ये सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू के लिए लिखा गया है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखा गया है, इसकी औकात बताने के लिए लिखा गया है। इसकी एक्चुअल वैल्यू प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब समझा हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को इतना परफेक्ट क्यों किया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो आगे लिख सकते एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखें। इससे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकलेगा, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अब यहां पे म्यू एस क्या है? यहां पे जो म्यू एस है ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखना। और इधर अगर हम लोग कंसिडर करें थर्ड, तो यहां पे उन्होंने क्या बोला? वैल्यू थर्ड, तो यहां पे उन्होंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इधर जो चर्चा करी गई काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में चर्चा की गई। अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू अगर बॉडी मोशन कर रही है तो तुम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में ले सकते हो, ये वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। लेकिन यहां पे तुमको सोचना पड़ेगा सर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो एक्चुअल वैल्यू कितनी? तो यहां पे पूरा गड़बड़ है, एक्चुअल वैल्यू अलग है, मैक्सिमम वैल्यू अलग है, दोनों सेम भी हो सकती है। इधर यही एक्चुअल वैल्यू है। तो जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने की इच्छा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें मैक्सिमम वगैरह कुछ नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो देयरफॉर तुम लोग यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब तुम्हें समझ ही गया होगा म्यू के क्या है। म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां पे चौथा लॉ, और ये चौथा लॉ इसके डायरेक्शन के बारे में बोलता है। तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है, उसके अपोजिट एक्ट होगा। तो कौन सा फोर्स? फोर्स पैरेलल टू सरफेस, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखें फोर्स पैरेलल टू सरफेस, इसका मतलब नेट फोर्स लें, रिजल्टेंट लें, किसी भी एक फोर्स को कंसिडर ना करें। पैरेलल टू सरफेस का नेट निकालें, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। इधर अगर तुम लोग कंसिडर करो फोर्थ में, तो इसकी तो डायरेक्शन हम लोगों ने बताई थी, इट विल अपोजेस कौन सी मोशन? रिलेटिव मोशन। तो बॉडी का सरफेस के साथ जो भी रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन को काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करने की कोशिश करेगा, और उसकी डायरेक्टली वैल्यू आएगी म्यू के इंटू एन। और यहां पे अगर तुम लोग देखो तो ये मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस इंटू एन, और हमको ये थ्योरी भी पता है जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो हमेशा, म्यू एस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। क्लियर? चलो आगे का पॉइंट देखेंगे।